नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुपर 20 के साथ। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। यूनेस्को महानिदेशक अजोले सहित 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नीट यूजी के परिणाम शनिवार को दोबारा किए गए जारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रवार और शहरवार परिणाम किए घोषित। विवादास्पद परीक्षा केंद्रों से कोई भी टॉपर नहीं। संशोधित परिणामों में झज्जर परीक्षा केंद्र से किसी भी अभ्यर्थी को 682 से अधिक अंक नहीं मिले। झज्जर में हरदयाल स्कूल के 13 अभ्यर्थी 600 से अधिक अंक प्राप्त कर सके। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने भरत मेडिकल कॉलेज के पहले और दूसरे वर्ष के 2 छात्रों समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सूत्रों के अनुसार परीक्षा के दिन हजारीबाग में उनके मौजूद होने की पुष्टि। नीट पेपर लीक की जांच में पता चला कि झारखंड के हजारीबाग में सभी सॉल्वर को इकट्ठा कर लीक प्रश्न पत्र को कराया गया हल। गिरोह ने 4 मई की रात में ही प्रश्न पत्र करा दिया था उपलब्ध। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 और लोगों को किया गिरफ्तार, जिसमें 2 छात्र भरतपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के छात्र हैं। ये दोनों सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे। वहीं तीसरा शशि कुमार पासवान नीट पेपर लीक मामले का सरगना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए दिया त्यागपत्र। सूत्रों के अनुसार ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर मामले के बाद आयोग पर उठे सवालों से इस्तीफे का कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन आज। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बैठक में होंगे शामिल। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज विश्वास मत का करेंगे सामना। ओली ने चौथी बार सोमवार को ली थी शपथ। शनिवार को पौधरोपण का प्रदेश में बना रिकॉर्ड। प्रदेश भर में 36 करोड़ 50 लाख पौधे एक दिन में रोपे गए। मुख्यमंत्री ने कहा, पेड़ लगाना ही नहीं, उसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे की प्रारंभिक जांच में पटरी में फैलाव के कारण 86 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक के कारण ट्रेन हुई बेपटरी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद 1000 भारतीय वापस स्वदेश लौटे, जबकि 4000 से अधिक छात्र बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में फंसे हैं। प्रदेश में ऑनलाइन पंजीकरण कराकर निजी कार्य के लिए 100 घन मीटर तक मिट्टी का कर सकते हैं खनन। पुलिस और प्रशासन द्वारा परमिट की आवश्यकता नहीं। प्रदेश की आबादी बढ़ाने में श्रावस्ती और बलरामपुर सबसे आगे। प्रदेश के 27 जिलों में औसत से अधिक प्रजनन दर की गई रिकॉर्ड। 2.4 यूपी की औसत प्रजनन दर के हिसाब से आबादी में हो रही है वृद्धि। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में धोखाधड़ी और साजिश रचने की दर्ज की गई एफआईआर। भद्री हाउस निवासी द प्रॉपर्टीज लिमिटेड कंपनी के पूर्व डायरेक्टर ने लिखाई एफआईआर। प्रयागराज के पास कटहुला गौसपुर में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाया जाएगा महिला संप्रेषण गृह। इसका निर्माण मथुरा में संचालित कृष्णा कुटीर महिला आश्रय की तर्ज पर होगा। प्रदेश में बौद्ध सर्किट के विकास और नए पर्यटकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया के मद्देनजर कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का काम हुआ तेज। प्रतिमा का निर्माण 8 करोड़ 50 लाख से किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। अपने संदेश में कहा कि गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का पर्व है। सनातन संस्कृति में गुरु शिष्य की सुदीर्घ परंपरा है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उपचुनाव में पीडीए को सामने रखकर जनता के बीच जाकर फिर पार्टी को विजयी बनाने का किया जाएगा प्रयास। गौरतलब है कि प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। आम बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि ये पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेजबानी कर रहा है। ये हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 समिट के बाद देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है। यूनेस्को के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यूनेस्को के महानिदेशक और विभिन्न देशों के संस्कृति मंत्री, राजदूत और विशेषज्ञ भाग लेंगे। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। इसमें विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लिए जाते हैं। इस बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने, मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर नीति के उपयोग आदि के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। भारत पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। देश अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। इस बैठक के माध्यम से भारत को एक बार जहां अपनी विरासत को पूरे विश्व के पटल पर रखने का अवसर मिलेगा, दुनिया भर से आने वाले डेलीगेट्स को हमें भारत की विरासत का रखरखाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही है, इसको शोकेस करने का अवसर मिलेगा। हम अपनी विरासत को किस तरह से प्रधानता दे करके उसके साथ में जुड़े रह, देश को जोड़े रहने के लिए, आम जनमानस को जोड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं, इसको दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही। साथ ही साथ में भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को भी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी, भारत के टूरिज्म क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट को भी और भारत के डिफरेंट मॉडर्न साइंसेज के सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को भी दिखाने का निश्चित ही एक अवसर हम सब लोगों के पास में होगा। भारत मंडपम एक बार फिर G20 की तरह जगमगा उठेगा। यहाँ 21 जुलाई से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में यूनेस्को की महानिदेशक मैडम आड्रे अजोले और यूनेस्को विश्व धरोहर सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मंत्री, राजदूत और क्षेत्र विशेषज्ञ जैसे व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विश्व धरोहर स्थलों की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। इस सम्मेलन में यूनेस्को की महासभा द्वारा चुने गए 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत अपने वैभव और विरासत के लिए जाना जाता है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 42 हो गई है, जिन्हें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित विरासत की श्रेणी में रखा गया है। महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, आगरा का ताजमहल, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और जयपुर शहर आदि कुल मिलाकर 34 सांस्कृतिक धरोहर है। वहीं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एवं असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान समेत 7 प्राकृतिक धरोहर की श्रेणी में है तथा सिक्किम से
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित विरासत की श्रेणी में है। अपनी धरोहर और संस्कृति के प्रति प्रधानमंत्री की सजगता का एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि पिछले 10 वर्षों में 12 स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सम्मेलन के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और प्रदर्शनी भी लगेगी। इनमें मुख्य रूप से पर्यटन मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प उत्पादकों की प्रदर्शनी, UPI वन वर्ल्ड, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद की विश्व प्रसिद्ध प्राचीन परंपरा पर एक प्रदर्शनी शामिल है। साथ ही सर्वे संतु निरामया के संदेश के साथ अतिथि योग और ध्यान भी करेंगे। इस मेजबानी से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और सांस्कृतिक महत्व को भी बल मिलेगा। यूनेस्को के इस सम्मेलन का आयोजन भारत की धरोहर और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, जिससे भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी। ये आयोजन भारत के लिए गौरव का विषय है और देश की धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आदेश के बाद से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। यहां विपक्षी दल योगी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने कहा है कि ये यूपीए सरकार के कानून हैं, इसे भाजपा लागू कर रही है। इस बीच उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां से कांवड़ यात्रा गुजरनी है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। योगी सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग में किसी भी दुकानदार के द्वारा उसकी पहचान लिखने का नियम लागू किया गया है, जिसके बाद से विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं, जिसके लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर पश्चिमी यूपी के कई जिलों तक सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, कांवड़ की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बहुत तेजी से की जा रही हैं और इसके संबंध में मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि क्योंकि कांवड़ केवल हमारे जनपद या केवल हमारे प्रदेश में नहीं अपितु ये एक राष्ट्रीय त्योहार की तरह मनाया जाता है, तो इसमें अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकें हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सारी चीजें, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। टॉयलेट्स की सफाई लगातार हो, इसके लिए लगातार ड्यूटी हम लोगों ने लगा रखी है और कुल मिला के यात्रा रूट में कोई दिक्कत न हो, बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। लगभग 7 से 8 हजार के करीब लाइट्स लग रही हैं कांवड़ रूट में। कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की संभावित समस्या के मद्देनजर यूपी सरकार कदम उठा रही है, तो वहीं विपक्षी दलों को इसमें धार्मिक भेदभाव नजर आ रहा है। जो भी यात्रा हो रही है होने दे। पहले भी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, तब तो कोई ऐसा विवाद हुआ नहीं, तो आज क्या दिक्कत है कि आप अपना नाम बताइए। ये गलत है, ये अन्याय हो रहा है यूपी में। भाजपा समेत एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि विपक्षी दल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि पहचान बताने में क्या दिक्कत है। ये समीक्षा का विषय होगा। अगर समीक्षा होगी तो राज्य सरकार जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। यही तो मैं कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल जी, जरा मनमोहन सिंह के इस रिपोर्ट को देख लीजिए, डेट भी बता दूंगा। अगर आपको डेट भुला गए हैं तो डेट भी बता। हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है? इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? पहचान उजागर करने को लेकर मचे बवाल पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार कार्यकाल में बने नियमों को सिर्फ लागू किया जा रहा है, तो इतना हंगामा क्यों बरपा है। गौरतलब है, नेम प्लेट को लेकर यूपीए की सरकार में कानून बना था। यूपीए सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों और ठेलों समेत सभी भोजनालयों के मालिकों के लिए अपना नाम, फर्म का नाम और लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य बताया था। तो वहीं जागो ग्राहक जागो योजना के तहत नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची भी लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधानों को 5 अगस्त 2011 में लागू किया गया था। उस वक्त भी केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के हर निर्णय को विपक्षी पार्टियां कटघरे में खड़ा करती हैं और ऐसा ही कुछ इस बार दुकानदारों की नाम पट्टिका को लेकर किया, जबकि यह निर्णय मुलायम सिंह यादव ने 2006 में ही लागू करवाया था। शायद वो ये बात नहीं जानती हैं। कांवड़ यात्रियों की आस्था की सुस्ता रखने के लिए योगी सरकार के इस निर्णय की तमाम लोग सराहना भी कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और अब देश के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक अच्छी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को 100 रुपए की फीस लगती थी, उसको अब माफ कर दिया गया है। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जेपी नड्डा ने एक पोर्टल लॉन्च किया, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो गाइडलाइन है उसको भी उन्होंने जारी किया है। स्ट्रीट फूड भारत की संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। हर शहर का अपना स्ट्रीट फूड है और उन स्ट्रीट फूड्स को आप तक ले आते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट फूड स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, इसके लिए नई दिल्ली के 1000 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रशिक्षित और जागरूक किया गया। एक दिन के इस कार्यक्रम में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को साफ सफाई से लेकर बनाने के तरीकों के साथ शुद्ध खाद्य पदार्थों को उपयोग में कैसे लाएं, ये भी बताया गया। साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से सर्टिफिकेट कैसे लें, इसकी भी जानकारी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए पोर्टल और स्ट्रीट फूड गाइडलाइंस की भी शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को स्ट्रीट फूड टेस्टिंग किट भी वितरित किए, जिसकी मदद से वे अपनी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर पाएंगे। जीवन में सीखने का क्रम कभी समाप्त नहीं होता। ये जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, ये भी अगर आपको 2 साल बाद बुलाएंगे तो इनको भी बताने के लिए नई 10 बातें होंगी और आपको भी सीखने के लिए नई 10 बातें होंगी। और सीखेंगे तो आप ही, उससे आपका ही व्यापार बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि इससे आपका व्यापार बढ़ेगा। देश के 2,16,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम से स्ट्रीट फूड वेंडर्स काफी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि इससे उनके व्यापार में काफी फायदा होगा। ट्रेनिंग से मुझे सब सीखने को मिला और इस किट का मैं प्रयोग करूंगा, किट का प्रयोग करूंगा डेली, कहां से क्या करना है। ट्रेनिंग से मुझे एक ये फायदा हुआ कि मैं अपने फूड पे लाइसेंस कैसे ले सकती हूँ, इसकी मुझे नॉलेज मिली। अपने फूड के ऊपर मैं लेबल कैसे लगा सकती हूँ, इसकी नॉलेज मिली। उस पे ट्रेडमार्क कैसे आएगा, ये मुझे मालूम पड़ा। मेरा काम है अचार पापड़ वगैरह के। मेरे से इस ट्रेनिंग से ये फायदा हुआ कि हमें साफ सफाई कैसे रखनी है और सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है। फ्रूट चाट का काम करता हूँ और इस ट्रेनिंग से हमारे को ये सीख मिला है कि सफाई और स्वच्छता और बढ़िया, इस हिसाब से हमारे को बहुत ही बेनिफिट मिला इस चीज का। ट्रेनिंग से फायदा ये हुआ कि काम करने का जो हम पहले करते थे उसमें और आज में बहुत सुधार है। इस चीज का नॉलेज नहीं था, जो नॉलेज यहाँ के पाए। थोड़ा FSI नंबर से अपने ब्रांड का वैल्यू बना। भारत खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर कई कदम उठा रहा है। यही वजह है कि देश के 100 जिलों में स्ट्रीट फूड हब्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर लोग स्ट्रीट फूड के जायके का आनंद ले सकेंगे। G20 की बैठकों के दौरान भी विदेशी मेहमानों को शहर के स्ट्रीट फूड को परोसा गया, जहां पर बैठकें हो रही थी। मेहमानों ने स्ट्रीट फूड को काफी सराहा था। स्ट्रीट फूड भोजन ही नहीं बल्कि देश का संस्कार भी है। ये सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रशिक्षण लेने के बाद न केवल स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखेंगे, बल्कि उपभोक्ताओं की सेहत और पाक कला की संस्कृति को दुनिया के सामने पेश भी करेंगे। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर एक पेड़ मां के नाम को समर्पित पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान के अंतर्गत शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में पारिजात के पौधे को रोपित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण में आ रहे परिवर्तन पर चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष की गर्मी लोगों को लंबे समय तक याद रहेगी। अमूमन गोरखपुर और आसपास के जिलों में 42 से 43 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस वर्ष तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया। इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में बाढ़ आई और इससे प्रदेश के 24 जिले प्रभावित हुए हैं। मौसम में यह बदलाव भविष्य के प्रति आगाह करने वाला है। हमें समय रहते सुधार करना होगा, अन्यथा प्रकृति अपने हिसाब से सुधार करेगी। एक लंबे समय तक लोग याद करेंगे कितनी भीषण गर्मी, कितना टेम्परेचर। अमूमन गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में 42-43 तक ही आज से 25-30 वर्ष पहले हम टेम्परेचर देखते थे, लेकिन इस वर्ष 46-47 तक टेम्परेचर को हम लोगों ने देखा। और क्या हालत थी उस समय।
ये अत्यधिक गर्मी, हीट वेव, अत्यधिक लू, अतिवृष्टि, असमय बाढ़ आना या कभी सूखा पड़ जाना, ये सभी वे लक्षण हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। आपने देखा होगा गत वर्ष बाढ़ अक्टूबर महीने के अंत में आई, जबकि अक्टूबर माह बाढ़ के लिए नहीं होता। अधिकतम 15 सितंबर तक, मध्य सितंबर तक बाढ़ आती थी, लेकिन पहली बार अक्टूबर माह में बाढ़ आई और कभी जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी बाढ़ नहीं देखी होगी, लेकिन इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी हम लोगों ने बाढ़ को देखा है। 24 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश के ऐसे थे जो बाढ़ से ग्रसित थे। अभी भी उनमें से कुछ जिले हैं जो प्रभावित हैं। ये चीजें हमें भविष्य के प्रति आगाह करती हैं और हम सबको इस बात की चेतावनी देते हैं कि समय रहते हुए हमें सुधार करना होगा, अन्यथा प्रकृति अपने सुधार का क्रम अपने तरीके से करते हुए दिखाई देगी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनपद सीतापुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने सफेद चंदन का वृक्ष रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पूरे विश्व में हो रहे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छा अवसर हम सभी को दिया है कि हम अपनी मां के नाम एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे हम सभी अपनी मां को याद करेंगे। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए आयुष वन और मातृत्व वन को देखा और एक एक पौधा रोपित भी किया। उन्होंने हमीरपुर के सरकारी डाक बंगले में जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांवड़ रूट पर होटलों, रेस्टोरेंट, दुकानों, ढाबों आदि पर टैगिंग की व्यवस्था से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इससे व्यापारियों को सुविधा ही होगी, लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। जो हो रही है उसमें सरकार ने तो प्रोप्राइटर के लिए कहा है कि प्रोप्राइटर अपना नाम लिख करके उसमें जिसकी जो दुकान है उसमें रखे। तो ये तो पहले का भी ऑर्डर है। अब इसको बिना मतलब में घुमा के आप लोग उसको पॉलिटिकल रूप में ले रहे हैं। अगर कोई प्रोप्राइटर अपना कोई दुकान खोलता है तो लिख देता है ना कि इसकी दुकान है, इसमें कौन सी नया ऑर्डर है? ये तो पुराना ऑर्डर चला आ रहा है, वही लगाने के लिए बोला गया। थैंक यू। बहुतायत संख्या में बच्चों ने पौधे लगाए हैं और उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली है और प्रति व्यक्ति एक पौधा उनको समर्पित किया गया है। उनकी जिम्मेदारी, उनका पौधारोपण और उनका पानी सबकी व्यवस्था बच्चे स्कूल से लौटते समय एक बोतल में पानी भर के इन पौधों को सिंचित करेंगे और इन्हें बड़े होने का वचन दे रहे हैं बच्चे, ऐसा कर रहे हैं। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। हमें जो प्रेरणा मिली है वो प्रधानमंत्री के यहाँ से मिली है। हमें अपनी माँ के लिए एक पेड़ लगाना है और ये जो वन तैयार किए गए हैं वो जनपद को हरा भरा रखने के लिए किया गया है। एक पेड़ माँ के लिए। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने बस्ती के कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। जिले में 38,85,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने इजरायल सरकार के सहयोग से स्थापित पाली हाउस का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और किसानों को मुफ्त बीज और पौधे वितरित किए। उन्होंने कहा कि आज देश में भीषण गर्मी और कम वर्षा के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। आने वाले समय में जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम पेड़ लगाकर ही प्राप्त कर सकते हैं और बिगड़ रहे पर्यावरण को संतुलित भी कर सकते हैं। ओपी राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन भाजपा सरकार सभी के लिए कार्य कर रही है। अखिलेश यादव ने पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का काम किया है, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। योगी जी अपने हिसाब से चलाएंगे कि अखिलेश जी के हिसाब से? अखिलेश जी चलाए नहीं, अखिलेश जी चलाए और पिछड़ों का हिस्सा तो लूटा। अब पिछड़ों का 27% आरक्षण को 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण बांट करके सबको दिया जाए। क्या किया उन्होंने? नाई गोंड पाल कुम्हार
राजभर चौहान बिंद की वट मल्ला दुल्हा दुनिया अंसारी को क्या दिया। पीलीभीत के इनिशियम ग्लोबल स्कूल में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पौधरोपण किया। इस अवसर पर स्कूल के सभी बच्चों द्वारा 500 पेड़ लगाए गए। मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 36.50 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत पीलीभीत जिले में 38 लाख पेड़ लगाना तय किया गया है, जिस क्रम में इनिशियम स्कूल ने एक बड़ी पहल की है। साथ ही उन्होंने पेड़ लगाने के बाद उसके संरक्षण को भी जरूरी बताया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से एक पेड़ लगाने का आग्रह भी किया। कहीं बेमौसम बरसात हो रही है, कहीं बेमौसम जलभराव हो जा रहा है। जो भी आपने देखा होगा कि जो अक्टूबर में स्थितियां उत्पन्न होती थी वो जुलाई के पहले हफ्ते में हो गई। ये पहली बार हुआ है। इस सब ले दे के अगर देखा जाए तो हम लोगों का एक ही कर्तव्य बनता है कि ये वृक्षारोपण जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 36 करोड़ वृक्ष का वृक्षारोपण होने का, और मुझे बताया गया है कि पीलीभीत में 38 लाख पेड़ लगेंगे, पौध लगेंगे। तमाम ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेते हुए ये उद्देश्य और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है, और उस आह्वान के तहत एक पौध मां के नाम जो उन्होंने आह्वान किया था देश के लिए, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भगवान रामलला की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के क्रम में अब राम मंदिर परिसर में पुजारी के भी एंड्रॉयड फोन के साथ प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि एंड्रॉयड फोन के स्थान पर पुजारी और सहायक पुजारी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कीपैड मोबाइल उपलब्ध कराया गया है। इतना ही नहीं, भगवान रामलला की सेवा, राग भोग और पूजा को लेकर बाकायदा एक सहायक पुजारी के साथ 5 अर्चकों की तैनाती भी कर दी गई है, जो रामलला की राग भोग सेवा और उपासना में निर्धारित किए गए समय के अनुसार उपलब्ध रहेंगे। ये ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया है मंदिर में, कोई भी फोन नहीं जाएगा जो इंटरनेट कनेक्शन वाले हैं। तो अब उनको जब मना कर दिया गया है तो बटन वाले फोन सबको दिए गए हैं, जिससे कि सिर्फ बात कर सकें, कॉल स्वीकार करें, कॉल कर सकें। तो बटन वाले फोन दिए गए, क्योंकि अभी ये जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो था कि वो फोन हमारे पास नहीं है, तो ट्रस्ट ने उनको प्रोवाइड कर दिए, उनको दे दिए। सांसद हेमा मालिनी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के दौरे पर हैं। सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन का ई रिक्शा से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से हालचाल पूछा और वृंदावन के लोगों की समस्याओं को भी सुना। सांसद हेमा मालिनी ने केसी घाट से ई रिक्शा में सवार हुई और परिक्रमा मार्ग से होते हुए सुनरख रोड तक उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा बाहर से आए श्रद्धालुओं से भी उन्होंने बातचीत की। सांसद हेमा मालिनी ने नगर निगम के अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। अमरोहा में कल शाम एक मालगाड़ी ट्रेन के 10 डिब्बे ट्रैक से उतर गए। मुरादाबाद से दिल्ली की दिशा में जा रही ये मालगाड़ी अमरोहा रेलवे स्टेशन से निकलते ही कल्याणपुर फाटक के बीच अचानक डिरेल हो गई, जिससे दोनों दिशाओं की रेलवे लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई। हादसे के बाद दिल्ली लखनऊ दोनों रेल लाइनें बंद कर दी गई। इस रेलखंड से गुजरने वाली 28 रेलगाड़ियों को अन्य रेल मार्ग से गुजारा जा रहा है, जबकि 6 रेलगाड़ियों को निरस्त कर दिया गया है। मौके पर स्थानीय प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों ने पहुंचकर रेलवे लाइन से मालगाड़ी के डिब्बे हटाने का कार्य तेजी से शुरू कराया। अपर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और रेलवे लाइन पर रेलगाड़ियां सुचारू करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मालगाड़ी थी जो कंटेनर इस पर थे और ये अमरोहा स्टेशन दिल्ली साइड में 3 किलोमीटर आगे 7:10 पे बीच के डिब्बे 5 डिब्बे डिरेल हो गए हैं और इनके पलट गए हैं, और अगले जो ड्राइवर वाले डिब्बे थे वो 4 डिब्बे सुरक्षित आगे उस पर लाइन पर ही है स्टेज। और अभी रेलवे वाले आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरा यहीं पे है और अभी कोई कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। कोई जनहानि नहीं हुई है, ड्राइवर सुरक्षित है, कोई इस तरह की बात नहीं है, परंतु इसको करने के बाद संपर्क किया रेलवे वाले। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।